तो फिर से हम लोग चलते हैं नागरी लिपि चैप्टर की तरफ, मुख्य भाग की तरफ। जीवन परिचय पहले भाग में हो चुका है। तो दोस्तों, नागरी लिपि हमसे क्या कहना चाहता है, गुणाकर मूल्य जी इसके बारे में क्या हमें बताना चाहता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। आपका इंतजार खत्म होता है, अब देखना शुरू कर देते हैं। पहली बात जो गुणाकर मूल्य जी कहते हैं कि नागरी लिपि में जो है स्थिरता, स्थिरता मतलब शब्दों की स्थिरता, वाक्य की बनावट, शब्द की बनावट, ये सारी चीजें तब आई नागरी लिपि में जब नागरी लिपि में लेख छपने लगा, जब इनका टाइप बनने लगा, तब आपको इनके अक्षरों में स्थिरता आई। आपके बीटीबीसी हिंदी किताब का पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। जवाब क्या देना है आप लोगों को कि जब नागरी लिपि में लेख छपने लगा, नागरी लिपि की शब्द टाइप होने लगा, इसके साथ नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। नागरी लिपि से जो अन्य लिपियों का संबंध है वो कौन कौन सा लिपि है। देखिए, गुजराती लिपि का भी संबंध आपको नागरी लिपि से है, ऐसा गुणाकर मूल्य जी कहते हैं। इसके बाद आप बंगाली लिपि का भी संबंध है इनसे, किनसे, नागरी लिपि से, बंगाली लिपि का। इसके बाद आप कह सकते हो कि ब्राह्मी लिपि से भी कुछ संबंध है इनका, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है। हालांकि दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं, तमिल का, मलयालम का, वो लिपियां देवनागरी से भिन्न है, अलग है। तो ये सारा संबंध लेखक लिपियों के बारे में बताया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा होगा आपकी किताब में कि नागरी लिपि का संबंध किन किन लिपियों से लेखक ने बताया है, तो किन किन लिपियों से बताया है, गुजराती लिपि से, बंगाली लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, एवं क्या कहा है इनके बारे में कि ये लगभग समान है लेकिन दक्षिण भारत की लिपियां इनसे थोड़ी सी भिन्न है। नागरी लिपि से जो भाषा, इनके साथ साथ जिस भाषा का विकास हुआ वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। नागरी लिपि के साथ आपको मराठी का विकास हुआ है, इसके बाद आपको हिंदी का तो विकास हुआ ही, ये सारी भाषाएं आपका, इन सारी भाषाओं का विकास हुआ है किसमें, आपको नागरी लिपि का विकास होने के साथ साथ इनका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। अब आगे बात यह है कि किन किन भाषाओं को नागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आप उसमें नेपाली का भाषा है, नेपाली भाषा है, एक खसकुरा भाषा है, और अपना हिंदी भाषा तो है ही। इन सभी भाषाओं को नागरी लिपि में लिखा जाता है। नागरी लिपि को दोस्तों देवनागरी भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहा जाता है। इनके संबंध में लेखक कुछ संदेह प्रकट करते हैं, जहां तक गुणाकर मूल्य जी पहुंच पाते हैं। गुणाकर मूल्य जी कहते हैं कि देखो भाई, देवनागरी, नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र का एक राजा था जिसका नाम था देवगुप्त, ठीक है। उनका नाम तो था दूसरा लेकिन उपनाम उसका में देव लगा हुआ था। तो चूंकि पाटलिपुत्र की जो लिपि थी वो नागरी थी, नागरी लिपि थी, इसलिए हो सकता है कि उनके राजा के उपनाम के कारण से इसका नाम देवनागरी हो गया हो, ऐसा लेखक कहते हैं। नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है वो आपको दक्षिण भारत में मिला है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर किताब में क्या हुआ है कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ मिला है, तो आपको क्या बताना है, दक्षिण भारत में मिला है। दक्षिण भारत में दोस्तों इस नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता था। नंदी नागरी, क्या कहा जाता था, नंदी नागरी कहा जाता था, ठीक है। अब सवाल ये है कि यह जो लिपि है, नागरी लिपि, कब पूरे भारत में फैला।
तो लेखक कुछ रिसर्च किया इस पर, कुछ शोध किया गुणाकर मूले जी, और गुणाकर मूले जी उस शोध के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई 8 से 10वीं शताब्दी के बीच में हम देखते हैं कि विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ में नागरी लिपि की चर्चा की गई है। इस आधार पर लेखक का कहना है कि 8 से 10वीं शताब्दी में जो नागरी लिपि था वो भारत में सार्वदेशिक लिपि था या थी या बन चुकी थी। क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि कब नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि बन गई थी, तो 8 से 10वीं शताब्दी के बीच। अब एक लिपि है ब्राह्मी और सिद्धम लिपि से नागरी लिपि कैसे भिन्न है, क्या समानताएं हैं। तो देखिए, जैसे आप राम लिखते हैं, तो आप जो राम लिखते हैं तो इसमें देखिए यहाँ से आप रेखा शुरू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, यानी कि अक्षर से शुरू से ऊपर वाली रेखा शुरू करते हैं और अक्षर के अंत में जाकर के, यानी कि राम एक शब्द है मान लीजिए, ठीक है, इनका र के पहले से शुरू कर रहे हैं आप, म के अंतिम तक थोड़ा सा आगे तक जाते हैं इस लकीर को लेकर के, इसी लकीर को शिरोरेखा कहा जाता है। नागरी लिपि की पहचान ये है कि शिरोरेखा अक्षर शब्द के अक्षर से पहले शुरू होगा और अक्षर के बाद में खत्म होगा। लेकिन सिद्धम और ब्राह्मी लिपि एक अलग अलग लिपि है। सिद्धम और ब्राह्मी लिपि का बात ये है कि इसमें इसके जो अक्षर होते हैं इस लिपि के उस पर आपको ऊपर या तो इस टाइप का चिन्ह रहेगा या तो इस टाइप का चिन्ह रहेगा, शिरोरेखा थोड़ा सा कहीं कटा फटा रहेगा और ये रहेगा। तो आपको क्वेश्चन किया हुआ है कि सिद्धम लिपि ब्राह्मी लिपि की तुलना में नागरी लिपि का क्या डिफरेंस है, तो ये आप बता दीजिएगा कि नागरी लिपि में शिरोरेखा पहले शुरू होती है, अंत तक खत्म हो जाती है। सिद्धम में के अक्षरों पर अर्धचंद्राकार या त्रिभुजाकार रचनाएं रहती है। ब्राह्मी लिपि में लेखक का कहना है कि ये जो एक अक्षर है, ये ऐसे करके सिर्फ यही अलग है नागरी लिपि से, बाकी सारे शब्द नागरी लिपि का और ब्राह्मी लिपि का सेम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे पहला लेख पाया जाता है, आपको कई शासकों में पाया जाता है लेकिन कुछ का हम चर्चा कर रहे हैं, वो है आपको गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार क्या है, इनका प्रश्न आपके बुक में क्या हुआ है। गुर्जर प्रतिहार एक वंश था जो कि आपको बाहर से भारत आए थे, वो समय था 7वीं और 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब पहले 7वीं 8वीं शताब्दी शुरू होने वाला है, इससे पहले आया गुर्जर प्रतिहार। ये अवंती में राज किया था, कुछ दिनों बाद ये कन्नौज पर भी शासन किया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे तो क्या बोलिएगा, यह एक वंश था, अवंती में शासन किया था, 7वीं 8वीं शताब्दी में बाहर से आया, कन्नौज पर भी कुछ दिन अधिकार किया। इनका प्रमुख शासक में आपको मिहिर भोज है, गुर्जर प्रतिहार का प्रमुख शासक मिहिर भोज है और महेंद्र पाल ये शासक इनका है, इनका गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, तो इनका लेख जो है वो भी आपको नागरी लिपि में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। छोटी सी थी, समेटना था, सभी चीज़ों को समेट लिया गया है। आप इसके बाद BTBC हिंदी बुक निकालिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, बनाइए, बनेगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद।